परसों बारिश हुई, तेज हवा चली, चेयरमैन पीटीआई जिस सेल में थे उसका छत टीन का बना हुआ था, वो टीन गिर गई और सारा रात भर पानी उसके सेल में गिरता रहा। जो मैट्रेस थी वो पूरी पानी में डूब गई थी और चेयरमैन पीटीआई रात को नींद नहीं कर सके। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजली की चोरी करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल पेमेंट नहीं करते अपने। जब तक ये बिजली की चोरी खत्म नहीं होगी, जब तक तमाम लोग अपने बिल्स पे नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो लोग बिजली की बिल्स पे करते हैं उनके बिल्स नीचे नहीं आएंगे। जो इलाके जहां पर हमारी बिजली की चोरी ज्यादा है वहां पर हम बिजली की चोरी कम करने के लिए क्रैकडाउन करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपने पानी और बिजली के जो निगरान वजीर हैं उनकी गुफ्तगू सुन ली। उसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक लोग बिल पूरा नहीं देंगे और साथ बिजली की चोरी बंद नहीं करेंगे उस वक्त तक बिजली सस्ती नहीं हो सकती। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी मोहल्ले में अगर चोरी हो जाए और एसएचओ साहब चोर के सामने खड़े हों, फिर उनसे कहें कि मैं इस चोर को तो नहीं पकड़ सकता, लेकिन अब आप सब पे फर्ज है, पूरे मोहल्ले वालों पे, कि आप सब ये माल जो इससे चोरी किया है उसके बराबर आप पैसे दे दें। कोई अजीब बात है कि रियासत का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम यही होता है कि जहां पे चोरी हो रही है उसको रोके और जो लोग चोरी नहीं कर रहे, जो कानून की पाबंदी कर रहे हैं, उनको रिलीफ दे। लेकिन बिजली की चोरी के मामले में हमारा रवैया यह है कि जो लोग बिल दे रहे हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ाते चले जाएं और जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा रिलीफ देते रहें। तो फिर रियासत है कहां पे? रियासत ने कब जागना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो पाकिस्तान के अंदर कानून की सूरत हाल है, जो इंसाफ की सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ वकला तशरीफ रखते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब को आज जिस्मानी रिमांड पे 2 दिन के लिए हवाले कर दिया गया। चौधरी साहब ने वहां अदालत में खड़े खड़े ये कहा कि अब मेरी अगली जो गिरफ्तारी होगी वो नैब के हाथों होगी, क्योंकि नैब वालों ने मुझे आके बता दिया है कि आपको 17 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो एक तो चौधरी परवेज इलाही साहब है, फिर इमरान खान साहब का इशू है कि अब उनके वकील ये कह रहे हैं कि उनके पानी में सेल आ गया, सेल में पानी आ गया, मादर चाहता हूं। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि कुछ वकला कुछ कह रहे हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स कुछ कह रहे हैं। तो एक्चुअल सूरत हाल है क्या इमरान खान साहब की, वो भी। और इसके अलावा एक नैब का केस है, नैब तरामीम का केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास पिटीशन है जिसका फैसला किसी वक्त भी आ सकता है और अगर वो फैसला आ गया तो क्या इलेक्शन हो सकेंगे? ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल किंग पुलिस साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है, हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, और बैरिस्टर गोहर अली साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, ये चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं। गोहर साहब आपकी तरफ आऊंगे। ये इमरान खान साहब की सूरत हाल क्या है सर? हलीमा बीबी कहती हैं कि वो बड़े मुतमईन है, जबरदस्त हैं, अब तो बल्कि शेव कर ली उन्होंने, अब वो सूरत हाल खराब नहीं है। बुशा बीबी ये कहती हैं कि उनके मसल्स डैमेज हो गए हैं, वो उनकी हालत बड़ी खराब हो गई है। आपके अपने कुलीग हैं मरवत साहब, वो ये कह रहे हैं कि उनके सेल में पानी आ गया। एक्चुअल है क्या जी ऐसे? चौधरी साहब देखिए, एक सिचुएशन डिफरेंट है। जहां तक पानी आने का है तो ये तो हुआ है, दिस इज फॉर अ फैक्ट। वो तो तूफान आया था, हर घर में पानी आ गया, जो भी है ये तो हुआ। जहां तक उनको फैसिलिटीज ने देंगी ताल्लुक है, तो आपने देखा होगा उसमें 2 रिपोर्टें आई थी। एक रिपोर्ट जो होम डिपार्टमेंट ने उनको सबमिट कर दी थी, उसकी बीवी को भी उनकी रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट ठीक नहीं थी। उसमें उन्होंने कहा जी सारी फैसिलिटीज मिल रही है जिसका वो इंटाइटल है और बी क्लास भी मिला हुआ है और एज ए प्राइम मिनिस्टर जो फैसिलिटीज है वो भी मिल रही है। फिर उसके साथ ही जो एडिशनल सेशन जज साहब ने रिपोर्ट सबमिट कर दी, वो हमारे कहने से नहीं हुआ था, हमने हमारे एप्लीकेशन से नहीं हुआ था, उन्होंने खुद विजिट करके दिया और वो जो रिपोर्ट आई है उसमें सारी कंप्लेनें लिखी गई थी। उसके बाद जब हमारी मुलाकात हुई तो खान साहब ने उसका तस्करा नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ तक अटक जेल का ताल्लुक है तो अटक जेल में तो सिरे से बेटर क्लास है ही नहीं, तो उनको मिलेगा क्या? वही सेल है पुराना, वही छोटा सा जो भी है। लेकिन खान साहब कंप्लेन नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि जिस मकसद के लिए मैं हूँ, और यही तो रीज़न है कि वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जितना हुआ, मेरे साथ जुल्म हुआ, जितने केसेस बने, जिस तरह नाजायज डाला गया, वो आपने खुद देखा है। देखिए 1-2 लेकिन वो मुतमईन है। तो सर देखिए, जेल कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप मुतमईन हो जाए, लेकिन जेल में जाने के जरूर वो ये कहता है कि मुझे अगर जेल में रख के मुझे तोड़ने की कोशिश की जाए तो वो मैं कभी ब्रोक नहीं हूँगा, मैं डिटरमिन्ड हूँगा जिस पर्पस के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ के लिए कर रहा हूँ, सुप्रीमेसी सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए कर रहे हैं, इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं, लोगों को उनकी हकूक राइट करने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज चौधरी साहब आपने खुद देखा है, हर बंदा, इवन इंटायर दुनिया ये मान रही है कि खान साहब के राइट वायलेट हुए ड्यूरिंग द स्ट्रगल, जो ट्रायल हुआ है, सारी पूरी दुनिया मान रही है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट मान रही है। सर देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी, हाई कोर्ट ने भी दे दी, सारी जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो सारे यही कह रहे हैं कि अगर एक जज के पास अब जाए,
और वो जज आपके सामने चार्ज फ्रेम नहीं करता। आप क्वेश्चन करें, डिफेंस के जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस है वो आपके क्वेश्चंस को अलाउ नहीं करता। आप डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देता। आप राइट मांगे मैं दिफा करना चाहता हूं वो आपको मौका इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब के ऊपर ज्यादती, इमरान खान साहब से ज्यादती अदलिया कर रही नहीं, इमरान खान साहब से किसी की कहने से कुछ लोग ज्यादतियां कर रहे हैं, अदलिया नहीं। अदलिया टफ सिचुएशन में काम कर रही है और अब अदलिया को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर पास करने होंगे। अब ये जो लड़ाई है इट्स गॉन बियॉन्ड। वैसे आपको लड़ाई फील होती है कि अदलिया की लड़ाई है रियासत के साथ, या रियासत की लड़ाई है अदलिया की लड़ाई नहीं है, ना अदलिया चाह रही है, लेकिन चौधरी साहब एक चीज को नोट फरमा ले कि आप किसी को अरेस्ट करते एक जुर्म में, तो जब केस नहीं भी बना हुआ तो आप फिर उसको भी अरेस्ट करते हैं। आपके पास केस के एक पूरे सूबे में आपके पास केस नहीं रहता जिसको हम केस करें, FIR नहीं रहता, आप MPO में पकड़ लेते हैं। अगर MPO खत्म हो जाता है तो आप टेररिज्म में पकड़ लेते हैं। अगर जेल से निकलता है, सर सारों के साथ ऐसा हुआ, सिर्फ उसके साथ नहीं। वैसे पाशा साहब ने चौधरी परवेज इलाही साहब की हमायत की, उन्होंने कहा जी बड़ी ज्यादती हो रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अब ये लगता है कि आपके साथ इनका मौक़िफ़ मिलता जुलता भी है, ये भी 90 दिनों में इलेक्शन करवाना चाहते हैं हर सूरत। तो ये पाशा साहब ऐसे ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो मुखालफत है, ये जो लड़ाई कहाँ जाके एंड अप होगी है? जो साहब लड़ाई पता नहीं अब ख़त्म हमारी याद में होती है या नहीं, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जंग चल रही है, क्योंकि अवाम शायद अब खुद सुपुर्दगी के मूड में नहीं है और इस मिजाज में नहीं नज़र आ रही कि वो अब अपने आप को वक्त के धारे पे छोड़ दे। अब रेजिस्टेंस नज़र आ रही है आपको हर जगह पे, और जब भी कानून की अमलदारी पे कोई हर्फ आता है, कोई बात होती है, तो यकीनन लॉयर्स कम्युनिटी सबसे पहले आवाज़ बुलंद करती है। और हमने हड़ताल की कॉल भी दे दी, और छुट्टी के दिन दी आपने? नहीं, सैटरडे वर्किंग डे होता है, छुट्टी नहीं होती। ये कोई मौलवियों वाली हड़ताल नहीं है कि जुम्मे को जनाब शटर बंद होगा, ये नहीं है। ठीक, हफ्ते वाले दिन सबसे ज्यादा 2 दिन ऐसे होते हैं, सैटरडे और मंडे, जहाँ पे अक्रॉस द कंट्री लोअर कोर्ट्स में होती है, और असल हड़ताल इफेक्टिव भी वहीं पे होती है। सुप्रीम कोर्ट का हड़ताल इलेक्शंस के लिए 90 दिनों में इलेक्शन 90 दिन, और वकीलों के घरों पे जो छापे हैं उनको हरास किया जाता है, उनकी फैमिली को, और उस हवाले से, और फिर जो महंगाई है, ये 3-4 ऐसे इश्यूज हैं जिनकी बुनियाद पर इलेक्शन आपका तो इशू नहीं है, इलेक्शन जो पोलिटिकल पार्टीज का इशू है। बिल्कुल, और पोलिटिकल पार्टीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खामोशी से बैठे हुए, वो कह रहे हैं ठीक है हो जाएंगे इलेक्शन, आपको जल्दी नजर। इसीलिए बार बार हमें कहते हैं जी तहरीक चलाएं, हम तहरीक नहीं चला रहे, तहरीक की कोई अनाउंसमेंट नहीं की, हम नहीं समझते कि ये तहरीक हमें चलानी चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, मेन स्टेक होल्डर्स वो हैं, असेंबली में उन्होंने बैठना है, वो क्यों नहीं आगे लगते? अब जब भी कोई बात, वैसे क्यों, अब मेरी बात सुने, जब भी मुतालबा करते हैं सड़क पे नहीं आते, जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई बात होती है तो वो कहते हैं जी हम लायर्स मूवमेंट चलने जा रही है, लायर्स मूवमेंट चलने जा रही है। एक साहब इनके दौरे इख्तियार में वो कहते थे, ये तो वकील है सर, नहीं इनका तो पीटीआई का दौरे इख्तियार आए नहीं, सुनेगा पीटीआई का दौरे इख्तियार, चौधरी साहब पीटीआई का दौरे इख्तियार, इनके एक बड़े अहम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम अब वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं। आप लतीफ खोसा साहब की बात करें? मैं नहीं, फवाद चौधरी साहब पे, अच्छा ठीक, अच्छा अभी वैसे लतीफ खोसा साहब ने, अच्छा वो भी आता हूँ। अब मुझे बताएं, वो कभी तहसील बार के प्रेसिडेंट नहीं मुंतखब हुए, और वकला की मुंतखब की आदत को आप कह रहे हैं जी ये टाउट बैठे हैं बार काउंसिल्स में, तो कौन सी तहरीक आप चलाओ भाई चलाओ। और रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल के मीडिया से खिताब करके कह रहे हैं कि जब बाहर कमजोर होगी तो इस तरह होगा। भाई बाहर का आपके साथ क्या तल्लक है? जो कुछ आपने 3.5 साल किया है उसका जवाब आपने देना। साइडलाइन हो चुके हैं, ये कोई नहीं है। नहीं, मेरा बात करना, अभी पहलवान है ना, आप उनके बारे में बात करें जो मैदान के अंदर है इस वक्त। अभी मैदान के अंदर जो पहलवान है वो भी, अब बात ये है कि क्यों वकला की तहरीक चलाना चाहते हैं? तो आप चला रहे हैं ना? नहीं, हम नहीं चला रहे। ठीक है, वैसे हम नहीं चला रहे। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज फर्स्ट है, ये लकीली कुंडी साहब साथ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के स्टालवार्ट हैं, ये आए आगे बढ़े, हम इनका साथ देंगे। वैसे कुंडी साहब, ये पाशा साहब की बात दुरुस्त है कि इलेक्शन आप लोगों का इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI,
पीटीआई, आप तहरीक नहीं चला रहे, वुकला चला रहे हैं जी कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होना चाहिए और सदर साहब को फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हम, आपने कहा कि हम खामोश बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, शायद कि पॉलिटिकल पार्टीज खामोश बैठी होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौका रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और हमने इसके ऊपर सीसी की मीटिंग भी की थी। उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन से भी मिले। हमने सीसीआई की मीटिंग में तो आपने कहा था ना कि जी हल्का बंदियां होंगी, तो बिल्कुल हमने सीसीआई की मीटिंग में कहा था कि वो, लेकिन देखें सीसीआई की मीटिंग में ये नहीं हुआ कि आप सीटें बढ़ा रहे हैं। अगर आप सीटें बढ़ा रहे होते कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं तो फिर आप जाकर जो डिलिमिटेशन को जो आप बाहर ऐलान कर देते ना, देखिए हमारा ये फैसला हुआ है, लेकिन उस वक्त आपने सीसीआई के फैसले को माना था। आपने नोट्स लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, जैसे इनके पास अपनी बुक्स होते हैं जिसपे रेफरेंस देते हैं, उसमें 224 में यही है कि आप 90 डेज में इलेक्शन करेंगे। जो डिलिमिटेशन है वो लेजिस्लेशन हुई है, वो लेजिस्लेशन है, वो इट्स नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात यह है कि हमने इलेक्शन कमीशन से भी कहा कि जो आइन में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, 90 डेज में इलेक्शन कराएं। देखिए, आप एक एटॉमिक मुल्क को, एटमी मुल्क है पाकिस्तान, उसको आप एडॉप्ट पे नहीं चला सकते हैं। क्या बोले 3 महीने और 2 महीने और 6 महीने और 1.5 साल ऊपर नहीं, क्या क्या जो है बात होती है। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम उस डिलिमिटेशन की प्रोसेस को शायद वो कर दें, लेकिन उनको पहले 90 डेज के अंदर कर लेना चाहिए। उनको डिलिमिटेशन का था, कर लेना चाहिए। अब इन्होंने 30 नवंबर दिए। हमारी सीसी की मीटिंग बहुत जल्द अभी होने जा रही है लाहौर में, उसमें हम आइंदा के अमल का फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है और हम 90 डेज के इलेक्शन के लिए बिल्कुल हम स्टैंड लेंगे। और अगर फर्ज करें 90 दिनों में इलेक्शन नहीं करवाते या आपको मशकूक नजर आता है तो फिर आप वकला की मशकूक तो देखिए नजर पीछे, देखिए मशकूक तो नजर आ गया जब डिलिमिटेशन के उन्होंने तारीख दे दी 30 नवंबर, तो उसके बाद इलेक्शन होगा 50 डेज से पहले नहीं हो, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है सीसी अब डिसाइड करी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि हमने अगला अमल हमारा क्या है, हमने क्या वो करना है, क्या नहीं करना, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह। अभी आपने फैसला नहीं किया कोई? अगले हफ्ते पूरी पार्टी फैसले इकट्ठा करती है ना, मैं तो जाती तौर पर फैसला नहीं कर सकता, कोई और तो नहीं कर सकता। अब वो आपकी तजवीज क्या होगी वैसे किस चीज के लिए कि 90 दिनों के इलेक्शन के लिए? हम तो पहले दिन से 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो 90 दिनों, क्योंकि देखिए इस पूरी जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है या इंस्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसका वायद हल यही है कि आप एक पार्लियामेंट 90 दिनों में तो अब नहीं हो सकते ना सर। आज अगर इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दे 54 डेज उनको चाहिए होता है इलेक्शन के लिए। नहीं, जरूरी नहीं है 54 45। देखिए अगर इलेक्शन अगर पार्लियामेंट पूरा टाइम कर ले तो 60 डेज में इलेक्शन होता है, तो रफली वो 45 डेज में करा लेते हैं, तो 45 डेज में इलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं हुआ ना सर, आपके पास एक ऑप्शन था कि आप असेंबली की मुद्दत पूरी हो, आपने नहीं, हमारी पूरी ख्वाहिश पीपल्स पार्टी की कि इलेक्शन पार्लियामेंट अपना टाइम पूरा करे, 45 अपना 60 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हमारी इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश है कि हमें 90 दिन चाहिए कंपेन के लिए। हमने कहा चलो 90 दिन भी कर लें, लेकिन 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही है क्यों सियासी जमात, वैसे नून लीग ने आपके साथ हाथ कर दिया सर? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन से क्यों पॉलिटिकल पार्टीज भाग रही हैं। भाग रही है ना सर, जेयूआई चाह रही है, वो चाह रही है कि ठीक है इलेक्शन कमीशन जब कहे उस वक्त हम इलेक्शन करवा लेंगे। मैं तो उनके दोस्तों को हमेशा कहा कि खुदा न खास्ता ऐसा दिन आए दिसंबर में, सर्दियों में, सर्दी की शामों में, कि वो कहते हैं क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो इस तरह के कामों में कि सर्दी की शामों में फिर हम ट्रक पे सवार हों और इलेक्शन की कोई साहब भी खड़े हों, क्योंकि उस वक्त खान साहब बाहर हों तो वो भी खड़े हों। देखिए हम पॉलिटिकल लोग हैं, जो लोग देखिए, अगर अब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बुलाया था ना उसके लिए, अपने मशवरे के लिए, तो जो हमारी तरफ पहले वो था ना गुड तालिबान और बैड तालिबान, जो गुड पीटीआई होगी तो उसके साथ तो अगर वो होगी मैदान में तो अच्छा, फिर वैसे नहीं हो रहे। एक छोटी सी ब्रेक है मत दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। गौर से ये फरमाइएगा, ये वाकई इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए और इसके लिए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, नून लीग से मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, मौलाना फजलुर रहमान से करने पड़ते हैं या एस्टैब्लिशमेंट से करने पड़ते हैं, करने चाहिए? बिल्कुल सही बात है और करने चाहिए, हर सूरत करने चाहिए। और मैं जी बिल्कुल, मैंने कहा था, ये खान साहब ने जिक्र किया था इसका। देखिए चौधरी साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, आप समटाइम डिले हो भी जाता है इलेक्शन में, देयर सम सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, उसमें आप डिले भी करते हैं। लेकिन इस पर्पज़ के लिए कभी आप इलेक्शन डिले नहीं कर सकते कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करें, इसको वीक करें, इसको पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालें, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। सेकंड, जहां तक ये होता है कि आप डिलिमिटेशन कराओ, सीसीआई के पास मैंडेट जरूर है और कॉन्स्टिट्यूशन की भी रिक्वायरमेंट यही है कि अगर ऑफिशियली पब्लिश हो जाए सेंसस
तो डीलिमिटेशन का जिक्र नहीं है, लेकिन ऑफिशियल इसका क्योंकि ये फैसला भी आपको याद होगा इमरान खान साहब ने किया था उनके दौर में कि अगला जो इलेक्शन होगा वो नई अब नए हल्काबंदी, चूंकि लास्ट ईयर अगस्त में ये सारी हल्काबंदियां हो चुकी थी। अब अगर उसमें फर्क आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि आप होल सेल करें। जिस तरह हमेशा ये इलेक्शन से पहले क्या करते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट्स का कोई रेशो चेंज हुआ है तो सिर्फ उन डिस्ट्रिक्ट के रेशो को मद्देनजर रखते हुए वहां डिलिमिटेशंस कर देते हैं, या अगर नए तहसील और यूनियन कौंसिल तो खान साहब इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। देखिए चौधरी साहब, इसके लिए हर पार्टी के साथ बैठना पड़ेगा और सबके साथ बैठना पड़ेगा ना, डाकुओं के साथ बैठना पड़ेगा, डीजल का ताना देना, एक रोड मैप इलेक्शन के लिए, रोड मैप लेना इलेक्शन के लिए तो सारे लोग इकट्ठे होते और आप उनके साथ पॉलिटिकल अलायंस नहीं कर रहे, ना आप उसके साथ पॉलिटिकली एग्री कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जब खान साहब की गवर्नमेंट थी ना सर, उस वक्त आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे, मैं आपको बड़ी जुम्मा करार देता हूं, लेकिन इशू सिंपल ये है कि उस वक्त तो आप हाथ में लाने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब आप जेल में हैं तो आपको फील ये हो रहा है कि अगर मैं इनको साथ शामिल कर लूं तो मैं बाहर आ सकता हूं। उस वक्त भी यही था कि इकानमी के लिए इकट्ठे हो, देखो ना, कंप्रोमाइज नहीं करना था, वो कंप्रोमाइज एहतिसाब पे था कि एहतिसाब पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, करप्शन पे एहतिसाब नहीं। देखो हुकूमत के चेंज होने के बाद क्या हुआ, नेब ने आपने सही फरमाया, कल परसों में डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा, पर ये कभी हुआ है कि आप परसों का इम्कान है, वैसे परसों का इम्कान ये कभी नहीं हो सकता कि आप कहें कि 50 करोड़ से कम करप्शन में नहीं आएगा, और कभी आप ये कहें कि इलेक्शन के जितने भी केसेस है उसके पास आप किसी और इदारे। अच्छा अगेन सर, उसके अंदर फिर देखे ना, जो तरमीम हुई है ना, सब दो चीजें जो थी खान साहब को सूट करती थी, एक तो जमानत, उन्होंने उसको टच नहीं किया, और दूसरा यह है कि 90 दिन हिरासत में रखना, उसको उन्होंने टच नहीं किया। बाकी उन्होंने कहा जी सबको पकड़ ले, तो मेरे दो इश्यूज हैं ना उसको निकाल दो। नहीं, वो इसका जिक्र नहीं था, क्योंकि बेल सबके लिए चाहिए थे। अगर जहां तक खान साहब का आपका तस्करा करे तो हमें तो सूट ही नहीं कर रहा था कि हम ट्रायल कोर्ट में दे दें, और हम तो जाना चाह रहे थे और गए भी थे हाई कोर्ट में कि हम तो डायरेक्टली, क्योंकि ये आपका एक अल्टरनेटिव साथ साथ होता है, आप सेम फोरम पे भी जा सकते, तो हमें तो ज्यादा फेवरेबल है कि हम हाई कोर्टों में जाए, और हम एक फोरम को इसलिए अवॉइड कर रहे थे, खासकर सिक्योरिटी रीजन थी। बट फॉर द जनरल पब्लिक यस, ये लॉ होना चाहिए कि ट्रायल कोर्टों के पास पावर हो। और जहां तक कस्टडी का कहने वाले, कस्टडी तो उन्होंने सेकंड अभी जो अमेंडमेंट की लॉ चेंज कर लिया, उसकी वो इशू नहीं है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में ऑब्जर्वेशन दी थी, और लॉ को रिफॉर्म करना लाजिम था। कुछ लोग ऐसे थे जो इसकी सख्त गिरफ्त की वजह से नुकसान में। अब उसमें इशू ये है ना सर कि अगर तो ये अंडू कर देती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर तो ये दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे सब लोग, और फिर आप चाहेंगे कि ये फिर भी आपके साथ आ जाए, तो कैसे मुमकिन होगा पैसा के पास जाने में। पैसा ये फरमाइएगा सर, 90 दिनों में इलेक्शन आप करवाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त आपका मौका बिल्कुल मुख्तलिफ था, उस वक्त भी यही आइन था, यही कानून था, यही इलेक्शन थे, उस वक्त भी करवा लेने थे। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त किया, सवाल किया, और ये सवाल बनता भी है। पहले तो एक बात का डिटरमिन करनी पड़ेगी कि क्या पीटीआई इलेक्शन चाहती है 90 दिन के अंदर? हाँ चाहती। कैसे क्या मतलब कैसे चाहती है? वो देखें इनको ना किसी, उनको कहा कि मैं अर्ज करता हूँ, ना किसी पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता करने की जरूरत है, ना नून के साथ, ना फे के साथ, किसी के साथ भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ। नो, इनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करें। इनका प्रेसिडेंट, तरीके इंसाफ का प्रेसिडेंट, वो क्यों नहीं इलेक्शन डेट का अनाउंस कर रहा? कल हमारी बात ही यहीं से शुरू हुई कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 48(5) के तहत इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है, वो उसको किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। तो पीटीआई अब तो मशवरा कर चुके हैं सर, अब तो नहीं करें, वो भी उन्होंने ज्यादती के टाइम वेस्ट किया है, मशवरा भी, फिर वजारत कानून से दोबारा मशावरत के लिए। इनको चाहिए था कि ये उसका घेराव करें, सदर हाउस का, कि आप अनाउंस करें, उसके पास अपने डेलीगेशन भेजे कि क्यों नहीं अनाउंस कर रहे, ये क्यों, और पीटीआई एक मिनट अनाउंस करवा देना। अच्छा एक रॉन्ग, अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें, एक रॉन्ग जो पहले कमिट हो चुका है उसकी बुनियाद पे दूसरा रॉन्ग जो है उसको आप इजाजत देंगे कि ये हो जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तारीख रकम करें, जिस तरह तारीख ये रकम हो गई है कि 14 मई को इलेक्शन होना है, और ये फैसला तारीख का हिस्सा बन गया। आज जैसे साहब आज सदर मुमलिकत को 28 दिन हो गए हैं, 28 दिन वेस्ट किए उन्होंने, क्यों नहीं? ऐसे वो समरी तैयार कर रहे थे, सुना है, फिर उनके एक मीटिंग हो गई, मीटिंग के बाद समरी वापस जो भी है जी, कानून ये है कि कह दिया, वो मुतमईन हो गए। मुझे ये लग रहा है, मैं एक बात करने जा रहा हूं, मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई भी इस वक्त इलेक्शन के लिए सीरियस नहीं है। वजह
वजह इसलिए कि उनका अपना प्रेसिडेंट डेट नहीं दे रहा और इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अगर इनकी ख्वाहिश होती तो ये सदर को जाके ये मिलते, क्यों नहीं शाह महमूद कुरैशी साहब उनके जाके मिले? तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो अंदर है भाई, जब बाहर भी थे ना, अंदर तो अभी बचे हैं सर, आपके दोस्त हैं, सिर्फ ये वकील बचे हैं। अब आप भी चाह रहे ये भी गिरफ्तार हो जाए? नहीं, क्यों गिरफ्तार क्यों हो जाए? वहां धरना दे सदर उसके बाद। देखिए मैं सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ कि सदर मुमलिकत को इख्तियार हासिल है, किसी की ये मशावरत की ज़रूरत नहीं है, डेट उनको देनी चाहिए थी। और आज देखें इतने अहम मामलात को छोड़ के कजाफी स्टेडियम में मैच देखने चले गए। नहीं देखे मैच भी तो ये क्या, ये जो आईनी मामला है इसको आप इस तरह इग्नोर कर सकते हैं? अच्छा पुलिस साहब ये फरमाइए, ये जो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आ जाता है, जो इम्कान है कि कल या परसों 2 दिन के अंदर किसी वक्त भी आ सकता है क्योंकि फैसला होल्ड किया हुआ है चीफ जस्टिस साहब ने, तो वो तो नैब के सारे केसेस आपके दोबारा खुल जाएंगे, फिर सबसे पहले तो आप केस भुगतेंगे, फिर इलेक्शन की बात करें। देखिए केस तो जब से हम पैदा हुए भुगत रहे हैं, वो तो नई बात नहीं हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि देखें एक पार्लियामेंट में कानूनसाजी हुई और उसको सुप्रीम कोर्ट खत्म कर रही है। इस वक्त कस्टोडियन ऑफ द हाउस बैठे हुए हैं स्पीकर नेशनल असेंबली। अब उन्होंने तय करना है कि जब आपके फैसले वहाँ पर एक आपके पार्लियामेंट ने एक फैसला किया है, वहाँ पर स्ट्राइक डाउन किया तो उसके ऊपर वो क्या लीगल एक्शन लेते हैं, क्या वो कोर्ट से रब्ता करते हैं, जो भी करते हैं उन्होंने भी करना है। असेंबली है नहीं ना सर, तो स्पीकर इज देयर आल्सो। स्पीकर जब तक नहीं, स्पीकर देखिए, स्पीकर अपने तौर पे कर सकते हैं। स्पीकर देखिए, स्पीकर के पास पूरा सेक्रेटरिएट है। स्पीकर जो है वो इस वक्त उस वक्त तक स्पीकर रहेगा जब तक नया स्पीकर नहीं आता। तो अब जैसे प्रेसिडेंट है वो रहेंगे प्रेसिडेंट जब तक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होता और जो है वो उस वक्त तक जो है वो नए प्रेसिडेंट नहीं आते। तो स्पीकर की बड़ी जिम्मेवारी, अगर एक इफ एंड बट से बात हो रही है, अगर ये हो गया तो फिर उसके बाद स्पीकर का क्या वो होगा। अब देखिए सदर साहब अगर तारीख दे देते तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा। हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हम तो कहते हैं इलेक्शन हो इस मुल्क में। नहीं, सदर साहब तारीख दे दें ठीक है, वेलकम कहेंगे आप उन्हें। मेरे ख्याल में कि ये इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन पे है कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है। इस पर बड़ी कंट्रोल तारीख कोई भी देखिए। अब प्रॉब्लम होने चाहिए, मैं कल भी एक प्रोग्राम में कहता मैं क्या सदर और इलेक्शन कमीशन की लड़ाई के अंदर ऐसे ना हो कि हमारा इलेक्शन ही गायब हो जाए। ये तारीख दे, वो तारीख दे, और ये ऐसे ना हो कि जो है 2 तारीखें आएंगी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात कर दें। उनका जो लेटर था एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मुझे उस पर एतराज़ है। उनको ऐसे मुझे सदर पे से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जो उसके जो ऑफिस है, उसकी जो सीट है, उसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ पर जाते, मीटिंग करते, वहाँ पर कहते कि जी सपोज आपको इख्तियार है नहीं है, वोट जो डिबेट है कमरे में कर लेते, लड़ाई लड़ी थी लड़ लेते, और फिर बाहर कहते थे कि हमने वो कर दिया। लेकिन इस किस्म का आप अमेरिकन एम्बेसडर को तो मिलते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं अपने पाकिस्तान के सदर को नहीं मिलता, जो भी है सदर, लेकिन वो एक ऑफिस तो है ना, तो कहते हैं कि मैं उनसे नहीं मिलता। मिलना चाहिए था, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमिश्नर तो। लेकिन मैं इन दोनों मेरे लीगल एक्सपर्ट बैठे उनके फायदा उठाना चाहता हूँ कि देखें सीसीआई में एक मीटिंग हुई है। अच्छा मैं इस पे आऊंगा, मैं ब्रेक लूंगा, वापस यही पे आऊंगा, कुछ ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कुली साहब आप कुछ कह रहे थे, आप सीसीआई। देखिए सीसीआई की एक मीटिंग अभी हुई थी जिसमें ये सेंसस को वो किया था। ठीक है। उसमें देखें एक चीज़ है कि 2 सूबों के चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त निगरान वजीर थे, वो थे, उनको मैंडेट हासिल नहीं है। तो आपने उसको एहतराज करना था ना। नहीं, मैं एतराज किया नहीं, मैं तो मौजूद नहीं था मीटिंग में, होता तो मैं डेफिनेटली एतराज करता। आपकी पार्टी थी, एतराज करते। अच्छा नहीं किया तो उस पर मैं ये चीज़ एक सवाल पुट करना चाह रहा हूँ कि अगर वो 2 चीफ मिनिस्टर, एक तो फिजिकली भी प्रेजेंट नहीं थे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, एक को आपने कराची से 4 घंटे उसका इंतजार किया कि वो बलूचिस्तान के आएंगे, उन्होंने भी वो किया। कल अगर एनएफसी अवॉर्ड कर लेती ये निगरान हुकूमत, तो हमारे पास कोई इखलाकी जवाज़ है कि उसको हम बोलेंगे ये चीज़ आपने गलत की है? कल तो कर सकते हैं। जो हम सुन रहे थे कि जी ये 18th अमेंडमेंट क्यों हो गई, एनएफसी अवार्ड क्यों हो रहे हैं, चीज़ें क्यों हो रही हैं, एक नए मॉडल की तरफ हम जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो फिर तो हमें इखलाकी एज ए पॉलिटिशियन मैं फिर तो मुझे इखलाकी जवाब मेरे पास नहीं डिफेंड करने के लिए। तो आपको ये उस वक्त सोचना चाहिए था वैसे। मैं कहता हूँ आपकी पार्टी, मैं कहता हूँ नहीं बैठेगा। मैं कहता हूँ कि हमने गलत किया, हमने एक रास्ता दिखा दिया है। ठीक है, हमने एक रास्ता दिखा दिया कि ये रास्ता है। वैसे ये फैसला आपकी पार्टी में किसने किया था? पार्टी में कलेक्टिव फैसले होते हैं, कोई ये कलेक्टिव नहीं हो सकता। किसी पूछा था सबसे जी हम जा रहे हैं सीसीआई में? बिल्कुल, कोर कमेटी से पूछा गया था जब गए, सबने कहा जी जाएं आप। हाँ बिल्कुल। और उस वक्त ज़ाहिर है आप फिर निगरान चीफ मिनिस्टर्स के साथ तो फिर आप खुद बैठे ना। हमने क्या, हमने गलत किया, मैं कह रहा हूँ ना,
गलत किया। ठीक है, ठीक है। मतलब अक्सर लोग तो गलत फैसले करके हो जाते हैं कि जी हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं कहता हूँ गलत है, कल ये एनएफसी अवॉर्ड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे। फिर अगर रुमानी साहब ऐसे आप लोगों को ठीक समझाते रहे कि हम गलत साइड पे जा रहे हैं, अल्टीमेटली ये आइन खत्म हो जाएगा, वो डिबेटेबल इशू है। अच्छा ठीक है। वैसे पाशा साहब ये फरमाइएगा, ये जो इतनी तब्दीलियां आ चुकी हैं सारे मामले में, तो किस जगह आइन एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है वैसे आपको? आइन अभी तक है और इसको रहना चाहिए। बहुत बुरा वक्त होगा अगर आइन को सस्पेंड कर दिया जाए और आइन को उज़्वे लाता क्या कहते हैं, एक कमजोर ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि आइन के बगैर ना तो इस मुमलिकत ने सरवाइव करना है और ना ही इसके मामलात ने आगे चलना है। इंतहाई मुकद्दस किताब है, लेकिन जिस अंदाज में इसके साथ हम खेलते हैं और अपनी मर्ज़ी के इसकी तशरीहात करके वक्ती तौर पे कुछ फ़वाइद हासिल करते हैं, उससे जो सारा निज़ाम है वो दरम बरम हो रहा है। हमारा अदलिया का निज़ाम इसी वजह से तहस नहस हो गया है। ठीक। और मैं समझता हूँ कि जो नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं, काजी फाइज़ साहब, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी, बहुत होगा उन पे, और उन्होंने इस चीज़ को बेड़ा उठाना है। और मैं डिटर्मिन हूँ, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस हवाले से कि वो आइन से हट के कोई काम नहीं करेंगे। ये एक चीज़ नज़र आई है मुझे उनकी वर्किंग से, उनकी कमिटमेंट से और उनके जुनून से। तो फिर तो 90 दिनों में इलेक्शन हो जाएंगे ना? तो वो अच्छा, एक और बात बताऊं, 17 जजेस में से कोई एक जज भी ये नहीं कहता कि 90 दिनों में नहीं, 90 दिनों में नहीं होने चाहिए। सिर्फ मामलात गड़बड़ हुए एक पार्टी की तरफ से कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में स्मूथ प्रोसीजर्स को छोड़ के डायरेक्टली इन्वोक किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में सुओ मोटो लेके सारे मामलात को गड़बड़ कर आप पीटीआई की बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है, जो भी है, जो भी क्या जो भी इंडिया की पार्टी है, उन्होंने गलती की है, उन्होंने गलती की है कि उन्होंने, और फिर 4-3 और 3-2 के चक्कर में ये सारा मसला, वो क्योंकि सवाल आपने पहले पूछा था, मैं उसका जवाब साथ दे रहा हूँ कि ये हालात थे जिसकी वजह से ये हमें उस टेक्निकलिटी की बुनियाद पे ये कहना पड़ा कि 4-3 का फैसला है। ठीक है। और फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 189 और 190 के तहत बाइंडिंग होता है, तो हम ये समझते हैं कि 4-3 वाला फैसला दुरुस्त है। ठीक है। अच्छा गौर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो कंट्रोवर्सी है अदालतों के अंदर, आपको भी अपनी मर्जी के अदालतें चाहिए, दूसरे फरीकैन उनको भी अपनी मर्जी के अदालतें चाहिए, तो फिर तो अदालतें डिवाइड होती पूरा मुल्क डिवाइड हो जाएगा, तो किसी एक पे कंसेंसस क्यों नहीं कर लेते आप? देखिए, मैं नहीं समझता कि हम चाहते हैं कि जी हमें अपनी मर्जी के जज चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी जस्टिस अहमद फारूक साहब आपको पसंद नहीं है? नहीं, दो चीजें, दिलावर साहब आपको पसंद नहीं है, उनका भी मैं तस्करा कर रहा हूँ। जहाँ तक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी वो कहा करती थी कि हमें फुल बेंच चाहिए, फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चाहिए, माइनस दीज जजेस। पीटीआई ने हमने कभी नहीं किया। जहाँ तक जजेस का ताल्लुक है, ये आपका आईनी और कानूनी हक है कि अगर आप समझते हैं और देयर इज रीजन टू बिलीव कि मुझे इस बेंच से मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो ये 1960 से कानून चला आ रहा है और कहते हैं जी आप जज के सामने वो नोटिस ले आएं और ये मौजूद है। और अगर आप एक जज को ये कहते हैं आप न सुने, एक और हाई कोर्ट सुने, तो ये आइन के आर्टिकल 186A में भी मौजूद है। अगर ऐसा सवाल उठाना, ऐसा ऑब्जेक्शन उठाना कोई मौजूद होता तो फिर आइन में ना प्रोवाइड किया होता। तो हम हरगिज नहीं चाहते और न करने चाहिए। पसंद का बेंच आना ये अलग चीज है, कोई भी डिसाइड करे, लेकिन फेयर ट्राइब्यूनल होना जरूरी है और आपका ओपन ट्राइब्यूनल होना जरूरी है। जेलों में नहीं ट्रायल किया करते और 22 जजेस नहीं हुआ करते, ये जरूरी है। ठीक हो गया। क्वासत यहाँ में मैंने छोटी सी ब्रेक लेनी है। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ और इसके बाद डॉक्टर फरक सलीम साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर फरक सलीम साहब इस मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये जो बिजली चोरी है, आज आपने सुन लिया होगा मिनिस्टर साहब का कहना, उन्होंने कहा जब तक चोरी नहीं रुकेगी, जब तक सब लोग बिल नहीं देंगे, बिजली सस्ती नहीं हो सकती। साथ उन्होंने कहा कि 489 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है और इन हालात में हम सस्ती बिजली नहीं दे सकते। हल क्या है डॉक्टर साहब, आपके जहन में क्या आता है? देखिए जॉर्ज साहब, पहली बात तो ये है कि आप बिजली की बात कर रहे हैं और बिजली की बिल की बात कर रहे हैं।
जो आपके दफ्तर में, आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो असल में बिजली का बिल नहीं, क्योंकि उसमें जो टोटल अमाउंट है, उसमें जो बिजली का बिल है वो सिर्फ 20% है। 30% उस अमाउंट के अंदर जो है वो हुकूमती टैक्सेस हैं और लगभग 50% हुकूमती नाअहलियां। अच्छा। पहले तो उसको बिजली का बिल कहना गलत है, ठीक। वो सिर्फ हुकूमती नाअहलियों का बिल। अगर आपके पास जैसे 10,000 रुपए का बिल आया है तो उसमें जो बिजली का बिल है, जो खपत है, जो कंजम्पशन है, वो सिर्फ 2,000 रुपए की। 3,000 रुपए उसमें टैक्सेस हैं और 5,000 रुपए की हुकूमती नाअहलियां। ठीक। तो पहली बात तो यह है कि बिजली का बिल नहीं। ठीक। दूसरा जो आपने फिगर बताई 400 कुछ अरब की, 589 अरब। जी मेरा ख्याल है वो कम बताई गई है। जो 2 साल पहले की जो पक्की खबर थी, जो 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने मिल के बताया था कि 520 अरब रुपए की बिजली जो है वो चोरी हुई है, जो उनको खसारा हुआ। ठीक। तो एक तो वजीर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक बिजली की चोरी खत्म नहीं होती, कम नहीं होती, उस वक्त तक बिजली के रेट जो है वो कम नहीं हो सकते। अब हुकूमत ने क्या किया, देखिए 2008 से लेके 2023 तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनके दौरान जो गर्दिशी कर्जा है वो बढ़ता ही चला गया। यानी कि 2008 में 100 अरब का गर्दिशी कर्जा था और 2023 में अब वो पहुंच गया 2600 अरब पे। जिसका मतलब यह है कि जितनी भी हुकूमतें उस 15 साल के पीरियड में आई हैं उन्होंने बिजली के गंद के अंदर मजीद अपनी गंदगी जमा की है, किसी ने भी उसको सही सिम पे नहीं चलाया। तो ये चोरी किसने रोकनी है? ये आपने और मैंने तो नहीं रोकनी, ठीक, ये तो हुकूमत ने रोकनी है। तो आपका ख्याल ये है कि एक मैनेजमेंट फेलियर है और गवर्नमेंट को इसकी जिम्मेदारी कबूल करके मामलात को ठीक करना चाहिए, सिर्फ कहना काफी नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल ये है कि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई, उसके अलावा जो 9 कंपनियां हैं वो सूबों में ऑपरेट करती हैं। तो विफाक को इसकी जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। ये 9 की 9 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है ये सूबों को दे देनी चाहिए और सूबे जो है वो चोरी का काम जो है वो खुद रोके, वो खुद इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को संभाले और इवेंचुअली इन 10 की 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को निष्कारी के अमल के थ्रू गुजारना होगा, इनको प्राइवेटाइज करना होगा। हुकूमत अगर 15 साल में बिजली चोरी नहीं रोक सकी तो ये तवक्को रखना कि फ्यूचर में वो कर लेगी, मेरा ख्याल है कि वो बड़ा मुश्किल हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बाज़ ऐसे फील होता है कि वफाकी गवर्नमेंट इसलिए ये सूबों के हवाले नहीं कर रही कि वफाकी गवर्नमेंट ने टैक्स लेने होते हैं, तो अब अगर सूबों के पास चले जाएगा ये सारा इशू तो फिर वफाकी हुकूमत टैक्सेस कैसे लेगी? फिर देखिए टैक्सेस, आपने जो बिजली के बिल का जिक्र किया, जो उसके ऊपर टैक्सेस लगे हैं उसमें 14 किस्म के टैक्सेस लगे हुए। ठीक। और हैरानकुन मामला है, उसमें इनकम टैक्स का भी ये खाना बना है। आप अपना बिल खोल के देखिए, उसमें आप इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। देखिए अगर आपने इनकम टैक्स बिजली के बिल के थ्रू वसूल करना है तो फिर FBR को खुदाया बंद कर दे। मैं तो समझ रहा कि इनकम टैक्स तो FBR का इकट्ठा करना FBR का काम है, तो फिर ये FBR का कोई काम नहीं रहा, ये तो आपने बिजली के बिलों के थ्रू वसूल करना है। तो इवेंचुअली जो विफाकी हुकूमत 500-600 अरब की सब्सिडी देती है अपने बजट से निकाल के, उसको बंद करना होगा। जो 9 की 9 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो उनको सूबों के हवाले करनी होंगी या उसकी निजकारी करनी होगी। टैक्सेस वाला आपने इश्यू उठाया, वो वाकई दुरुस्त इश्यू है कि अगर टैक्स आपने बिजली के बिलों के थ्रू वसूल करना है तो फिर बाकी जो टैक्स कलेक्शन की एजेंसीज बना रखी हैं उनको फिर बंद कर दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब फरमाइए, ये जो निगरान हुकूमत है ये कोई रिलीफ दे पाएगी या नहीं? क्योंकि इन्होंने दोबारा खत लिख दिया IMF को और ये उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ देने का चांस दें, तो ये कुछ ना कुछ कर सकेंगे या फिर नहीं, इसी तरह डंग टपाओ पॉलिसी के तहत वक्त गुजार लेंगे? देखिए चल साहब, IMF की एक 75 साल की तारीख है और वो तारीख ये बताती है कि उनका काम किसी मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त तवाना करना नहीं है। उनके पास 75 साल में कोई एक भी सक्सेस स्टोरी नहीं है। अगर निगरान हुकूमत इस उम्मीद से बैठी है कि IMF उनको कुछ बताएगा तो फिर तो ये आप समझिए कि न देना लिखा, फिर तो कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगी। जो रिलीफ देना है, जो मुल्क की मईशत को सीधी पटरी पे चलाना है, ये IMF का काम नहीं है। ये हमारी अपनी सियासी क़यादत का काम है, ये हमारी अपनी माशी क़यादत का काम।
IMF, यकीन कीजिए मैंने बेशुमार मुल्कों के साथ IMF के अग्रीमेंट पढ़े हैं, पाकिस्तान के साथ जो अग्रीमेंट किए जाते हैं वो भी मेरी नजर से गुजरे हैं। IMF हुकूमत को कभी ये नहीं कहती कि आप बिजली का रेट बढ़ा दें। हर हुकूमत जो है वो IMF को कुर्बानी का बकरा बना के अवाम को बताती है कि ये IMF की शर्त ये है। IMF हुकूमत को ये कहती है कि आपके पास 520 अरब रुपए का बिजली की चोरी है, खसारा है, उसको आप कैसे खत्म करते हैं। ये हमारी वजारत खजाना ये तजवीज देती है कि हम बिजली का रेट बढ़ा देते हैं और इस खसारे को पुर करते हैं। ठीक, तो अब इश्यू ये हुआ कि अब किसी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है और आवाम को या तो फिर बिल देने पड़ेंगे और ये तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, या फिर एक दिन आवाम अपने हाथ खड़े कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि बिल तो आपको देने ही पड़ेंगे, तो ऑप्शन कोई नहीं किसी के पास। देखिए चांदी साहब, पाकिस्तानी बिजली का बिल देने को तैयार है, लेकिन वो बिजली का बिल नहीं है। देखिए अगर 10,000 का आपके घर बिल आया है, उसमें बिजली का बिल 2,000 रुपए है, कोई पाकिस्तानी सारिफ जो है वो बिजली का बिल देने से इनकार नहीं करेगा। ठीक, वो इस काबिल भी है और वो चाहता भी है, लेकिन ये इसमें जो आप समझिए कि 80% जो है वो तो बिजली का बिल ही नहीं है, वो टैक्सेस हैं, वो हुकूमत की नाअहलियां हैं, वो कोई भी अदा नहीं, वो कोई भी पे नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख्वासा आपने गुफ्तगू सुनी, फन खुद करने। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।